ऐसे कई क्राइम हुए और ऐसे कई क्रिमिनल हुए जिनके दिमाग को पढ़ने की कोशिश की गई। पुलिस के लिए केस स्टडी बहुत ज़रूरी होता था कि वो ऐसे केसेस को सुलझा सके वो, और इसमें मदद मिल सके। जितने पुलिस के लोग हैं उनका कहना है कि क्रिमिनल चाहे कितना चालाक हो, कभी न कभी पकड़ा जाता है, कानून के हाथ वहाँ तक पहुँच जाते हैं, केस सुलझ जाता है। लेकिन अगर एक क्रिमिनल के अंदर दो चीज़ें होती हैं ऐसी जो हों, तो पुलिस को उस तक पहुँचना, पुलिस के लिए उसे पकड़ना थोड़ा टफ हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। और ये दो चीज़ें क्या हैं? एक, कि कोई क्रिमिनल जिसका कोई गैंग ना हो, वो जो कुछ भी प्लान करे वो अकेले करे, मतलब उसका पूरा राज उस तक ही रहे। अगर वो चोरी करता है, डाका डालता है, कत्ल करता है, कुछ भी करता है, किसी को शामिल ना करे, ना किसी दोस्त को, ना किसी यार को, ना कोई गैंग बनाए, तो ऐसे लोग बड़े मुश्किल से पकड़ में आते हैं। क्यों? क्योंकि वो खुद ही क्राइम करते हैं, खुद ही अपने राज को अपने ही सीने में दफन रखते हैं, तो बात बाहर नहीं निकलती। दूसरा, इस टेक्नोलॉजी के दौर में अगर कोई क्रिमिनल मोबाइल फ़ोन यूज़ नहीं करता है तो उस तक भी पहुंचना कई बार बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मोबाइल के ज़रिए बहुत सारी चीज़ें सुलझ जाती हैं, पकड़ में आ जाती है, लोकेशन पकड़ में आ जाता है, बातचीत के ज़रिए किस किस के साथ वो संपर्क में है वो पता चल जाता है। तो कुल मिलाकर ऐसा क्रिमिनल जिसके अंदर दो ये खासियत हो कि एक, उसका कोई गैंग नहीं है, वो सब कुछ अपने आप करे, दूसरा वो मोबाइल यूज़ ना करे, तो पुलिस के लिए चैलेंजिंग हो जाता है ऐसे केस को सुलझाना। और शायद यही वो दो चीज़ थी जिसकी वजह से एक सीरियल और साइको किलर को बाकायदा जो ट्रेनिंग, जो नए नए पुलिस वाले भर्ती होते हैं, उनको पढ़ने के लिए दिया गया और कहा गया कि तुम इस क्रिमिनल को, इस सीरियल किलर को स्टडी करो। ये कहानी एक ऐसी सीरियल किलर की है, कहानी मध्य प्रदेश की है, और इस मध्य प्रदेश के सीरियल किलर को राघव रमन का भी नाम, निकनेम दिया गया था, एक और जो सीरियल किलर था। तो मध्य प्रदेश में एक जगह है सागर। सागर में एक लड़का रहता था जिसका नाम था सरमन, और सरमन शिवहरी बाकी बच्चों की तरह ये भी था, स्कूल तक जाता है, पढ़ाई लिखाई करता है, फिर कॉलेज जाता है, माँ बाप चाहते थे ये इंजीनियर बने, कॉलेज में एडमिशन लेता है। लेकिन उसी दौरान में बुरी सोहबत और पैसे की लालच और जल्द से जल्द अमीर बनने की तमन्ना, इन चीज़ों ने इसको जुर्म के रास्ते पर धकेल दिया। एक साल भी मुश्किल से ये कॉलेज में नहीं बिताता और कॉलेज छोड़ देता है। इसके बाद पहले घर के आसपास छोटी मोटी चोरियां करता है, कुछ दुकानों में, कुछ और जगह पर, कुछ अपने जानने वालों के यहाँ, और पकड़ा नहीं जाता तो इसका हौसला बढ़ता है, फिर ये और बड़ी बड़ी चोरियां करता है। फिर अचानक इसे पता चलता है कि अगर हथियार के बलबूते पे चोरी करें तो और ज़्यादा बड़े पैसे कमा सकते हैं। फिर इसने अपने शहर के कुछ बड़े बड़े लोगों के बारे में जानना शुरू किया जिनके पास पैसे हैं काफ़ी, और उसी दौरान में एक उसके रिश्तेदार के ज़रिए पता चला कि एक पन्ना में बिजनेसमैन है जिसके पास काफ़ी पैसे होते हैं, उससे पैसे लूटने हैं। बट इसे लगा कि चोरी करनी अलग बात है और पैसे लूटना अलग बात है, उसके लिए हथियार चाहिए। तो किसी तरह जो इसने कुछ चोरी वोरी की थी उसके ज़रिए उसने एक देसी कट्टा ख़रीदा। कट्टा ख़रीदने के बाद इसने उस व्यापारी के बारे में पूरी जानकारी हासिल की, कितने बजे निकलता है, कब जाता है, कहाँ जाता है, बैंक से कब निकलता है, और उसी हिसाब से एक रोज़ मौका देखते उस व्यापारी के पास पहुंचा। व्यापारी के पास एक बैग था, बैग में 5 लाख रुपए थे। इसने कट्टा दिखाया और सिर्फ धमकाया नहीं बल्कि गोली मार दी और पैसे लेकर भाग गया। ये उसका पहला कत्ल था। इसके बाद फिर उसने इसी तरीके के व्यापारियों के बारे में जानना शुरू किया, लूटता और फिर कत्ल करता। लूट कर ये चाहता तो छोड़ भी देता, लेकिन ये कत्ल करता। सिलसिला चलता रहा। इसी दौरान में एमपी में ही देवास के पास एक लड़का और था जिससे इसकी दोस्ती थी। तब इसने जब थोड़े से क्राइम कर चुका तो इसने फिर उसके साथ दोस्ती की। उसने कहा कि चलो हम लोग लूट मार करते हैं, थोड़े शॉर्टकट है, पैसे कमाने का तरीका है, पैसे भी आसानी से मिल जाएंगे। उस लड़के को अपने साथ शामिल कर लिया एक दोस्त के तौर पर। इसके बाद उसने और इसने मिलकर कुछ छोटे मोटे चोरियां वोरियां की। मर्डर कोई भी नहीं किया था उस दोस्त के साथ मिलकर। इसके बाद एक रात अचानक ये दोनों बैठे हुए शराब पी रहे थे। शराब पीने के दौरान सरमन ने उसे बताया कि उसने कुछ कत्ल भी किए और लूटपाट के लिए किए। फिर उसने कहा कि लोग समझते हैं कत्ल करना बड़ा आसान काम है। बोला बड़ा मुश्किल काम है, बड़ी मेहनत लगती है और इस काम में बहुत जोखिम भी है।
फिर उसने कहा कि कहानी सुना रहा वो अपनी, कि मेहनत का काम है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। फिर उसने कहा कि कत्ल करने के बाद भूख भी लगती है, और एक कत्ल का किस्सा सुनाया कि उसने एक शख्स को गोली मारी, उसके बाद वो थक गया, फिर वो एक दुकान में गया, वहाँ से उसने चाट खाई। ये उसको किस्सा सुना ही रहा था, तभी सरमन के उस दोस्त ने कहा कि तूने कभी किसी से प्यार किया है? तो वो अचानक चौंक उठा कि ये बात मर्डर की कर रहा है, ये प्यार की कर रहा है। फिर वो बताता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया है और मैं चाहता हूँ कि तू उससे मिले, मैं तुझे कल मिलाना चाहता हूँ। जैसे ही सरमन ने ये सुना, बात इधर उधर टाली, उसने कहा ठीक है मिलेंगे, और उसके बाद शराब खत्म, दोनों अपने अपने घर को चल दिए। अगले दिन उसी दोस्त का फिर मुलाकात हुई और उसने कहा कि तुझे अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाना है। इसने कहा आज बिज़ी हूँ, कल मिलेंगे। इसके बाद रात को दोनों फिर मिलते हैं शराब के पीने के लिए। सुनसान जगह पर दोनों शराब पी रहे हैं। शराब पीने के दौरान में अचानक सरमन एक पिस्टल निकालता है और अपने दोस्त को दिखाता है, और साथ में वो एक और चीज़ निकालता है, कहता है कि ये देखिए साइलेंसर है। तो उसने कहा ये क्या होता है? वो बताता है कि इसको अगर आप पिस्टल पे लगा दो इस साइलेंसर को, तो फायर करो तो गोली की आवाज़ सुनाई नहीं देती है, बहुत ही खामोशी से गोली चलती है और किसी को पता भी नहीं चलता। इसके बाद वो साइलेंसर लगाता है, और साइलेंसर लगाने के बाद अपने दोस्त से कहता है कि तू सुनेगा इसकी आवाज़? साइलेंसर के बाद गोली की आवाज़ नहीं आती। उसने कहा सुनाओ। उसके बाद वो पिस्टल अपने ही दोस्त के सीने की तरफ तान देता है और सीधे ट्रिगर दबा देता है। दोस्त हैरान, गोली सीने में लग चुकी। उसके बाद वो उससे कहता है करना चाहता था कि तुम लोग अजीब शख्स हो, मैं यहाँ काम की बात कर रहा हूँ, पैसे कमाने की, अमीर बनने की, और तुम इश्क मोहब्बत के चक्कर में पड़ गए। कल को इश्क करोगे, फिर गर्लफ्रेंड को बताओगे, फिर मेरे बारे में बताओगे, फिर हमारे राज खुल जाएगा। और ये कहते कहते फिर उसने दूसरी गोली मारी और अपने दोस्त का कत्ल करके वहाँ से चला गया। बात आई गई हो गई। इसके बाद उसने अलग अलग लोगों को अपना टारगेट बनाना शुरू किया। एक बार एक ऐसे ही व्यापारी का उसने काफ़ी पीछा किया, उसके बारे में सारी जानकारी हासिल की, और हासिल करने के बाद एक दिन मौका देखकर उसने तय किया कि आज इसको लूटेंगे और मारेंगे। वो वहाँ पे पहुँच गया। अब उस व्यापारी का शॉप के बाहर इंतज़ार करने लगा। व्यापारी शॉप से बाहर आता है, ये आगे बढ़ता है, लेकिन ये जैसे ही व्यापारी के करीब जाकर उसे गोली मारकर उससे बैग छीनता, अचानक एक बिल्ली सड़क में इसके और व्यापारी के बीच में आ गई और वो बिल्ली रास्ता क्रॉस कर गई। इसने बिल्ली को देखा और व्यापारी को देखा, थोड़ी देर सोचा, वापस पलट गया। जिस व्यापारी को मारने के लिए इसने 15-20 दिन तक रेकी की, उसके सारे दिन भर उधर आके चक्कर काटे, वहाँ पे एक बिल्ली के रास्ता काटने पर इसने उस व्यापारी को बख्श दिया। उसने कहा कि इस व्यापारी को नहीं मारेंगे, शायद कुछ इसमें इशारा है, और चला गया। इसके बाद वह आगे अगला कत्ल करता रहा। फिर धीरे धीरे इसे कत्ल करने में मज़ा आने लगा। उसके बाद इसने कहा कि अब पुलिस ज़्यादा दिन तक चैन से तो बैठेगी नहीं, पीछे पड़ेगी, तो इसने एक नया तरीका अपनाया। ये कत्ल करता है किसी और शहर में, फिर उस लाश को उठाता, लाश उठाकर किसी गाड़ी में डालता और ले जाकर दूसरे शहर में और या इलाके से बहुत दूर जाकर लाश को फेंक देता, ताकि पुलिस कंफ्यूज रहे कि ये कत्ल हुआ कहाँ। इस तरीके से उसने इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, पन्ना, सतना, सागर, इन जगहों पे एक के बाद एक कहते हैं कि करीब 22 कत्ल किए, और इनमें से ज़्यादातर कत्ल वो नहीं करके भी लूट सकता था, लेकिन उसे कत्ल करने में मज़ा आने लगा था, और एक तरह की एक चुनौती भी थी कि पुलिस को पकड़ सको तो पकड़ो। इस दौरान में जब इस 22 में से करीब 10-12 कत्ल कर चुका, तो एक दो बार ऐसा भी हुआ कि इसने एक गोली मारी, दूसरी गोली फंस गई, कट्टा और बाकी चीज़ें थी। अब इसके पास पैसे भी काफ़ी आ गए थे। फिर इसने कहा कि ये अच्छी बंदूक खरीदेगा, पिस्टल। तो जो क्रिमिनल थे, जिनके पता है कि कौन इलीगल तरीके से बंदूक और ये सारी चीज़ें बेचते हैं, उसमें से एक दो लोगों को वो जानता था। वो गया, उसने कहा मुझे नई पिस्टल चाहिए। पिस्टल का बहुत शौकीन था, उसको देख के वो अजीब तरह का खुशी होती थी उसको। पिस्टल के साथ खुद अपनी फ़ोटो खींचता था, अपने ही पास रखता था। तो उसी के पास गया और उसने एक और नई पिस्टल खरीदी। उसने बताया कि ये लेटेस्ट है। उसने देखा, फिर उसने कहा कि लेकिन ये काम सही करता है कि नहीं। उसने कहा बिल्कुल सही करता। तो उसने कहा इसको चेक करना है। तो देवास के आसपास की ये बात है, एमपी में। वो पिस्टल लेकर गया, बोला मैं इसको चेक करता हूँ। एक सुनसान जगह पे एक घर खाली पड़ा हुआ था, खंडर टाइप। वो उस खंडर में घुसता है, पिस्टल
चेक करने के लिए फायर करके। तभी इत्तेफाक से वहाँ एक औरत आ जाती है। अब औरत जो है वो उस शख्स को इस खंडर में देख के घबरा जाती है, क्योंकि वो औरत वहीं लोकल थी। तो पूछती है कि तुम कौन हो। उसका पूछना था कि ये उस घर में गया था, उस खंडर में गया था एक हवाई फायर करके पिस्टल को चेक करने के लिए। लेकिन सामने अचानक औरत आ गई। इसने इस पिस्टल को औरत की तरफ ताना और सीधे गोली चला दी। गोली चली, औरत को लगी, वो गिर गई। इसने उस औरत को पलट के भी नहीं देखा कि उस क्या हुआ, जिंदा है या मर गई। वो इस बात पे खुश था कि ये पिस्टल काम कर रहा और इसकी गोली बहुत अच्छी चली है, और वो वहाँ से निकल गया। बाद में उस औरत की मौत हो गई थी। तो इस तरीके से इसने एक के बाद एक कत्ल करता रहा और इसे कोई अफसोस नहीं होता। इसी दौरान में ये सारे कत्ल करने के बाद एक बड़ा हाथ मारना चाहता था ये, और इसके लिए उसने चुना सतना में एक जौहरी को। सतना के एक मशहूर जौहरी थे जिनका नाम था रामदत्त सोनी। रामदत्त सोनी के बारे में इसने काफ़ी जानकारी हासिल की, और फिर उससे मालूम था कि ये कितने बजे कितने पैसे लेके निकलते हैं। सारी रेकी करने के बाद 25 जुलाई 2011, 25 जुलाई 2011 को इसने तय किया कि रामदत्त सोनी को लूटेगा और मारेगा। ये सतना में मुख्तियारगंज एक इलाका है, वहाँ पहुँच गया। पहुँचने के बाद इंतज़ार करने लगा। सुबह करीब 10 बजे रामदत्त सोनी अपने शॉप पे पहुँचते हैं। इत्तेफाक से उनकी पत्नी जो है उस दिन उनके साथ थी। ये उनको देखता है और सीधे उनके करीब पहुँचता है और गोली चला देता है। पत्नी को गोली लगती है, नाम शोभा था। गोली लगते ही वो गिर जाती है, उनकी मौत हो जाती है। गोली रामदत्त को भी लगी, लेकिन रामदत्त ने हिम्मत नहीं हारी। गोली लगने के बावजूद वो इसके ऊपर टूट पड़ते और उसको पकड़ने की कोशिश करते हैं, सरमन से भरे को। इस दौरान में गोली चलने की आवाज़ आई और गुत्थम गुत्थी हो रही है। आसपास में लोग सड़क पे चल रहे थे, उन्होंने देखा तो कुछ आसपास के दुकानदार भी झपट कर आते हैं, बहादुरी दिखाते हैं, और वो रामदत्त के साथ मिलकर बाकी लोग भी। फिर कोई पुलिस को फ़ोन करता है, पुलिस आती है, और फिर पुलिस जो है उसको पकड़ लेती है। अब पुलिस पकड़कर उसको थाने ले जाती है। जब थाने ले जाती है, कुछ पुलिस वाले रास्ते में उसे पीटते भी हैं। अब थाने में उसको पिटाई होकर उससे सारी चीज़ें उगलनी थी। जैसे ही वो थाने पहुंचता है तो जो सबसे सीनियर अफसर थे वो अचानक उनको देखते ही हाथ जोड़ के कहता है कि आप बस एक ही शर्त है कि आप मुझे पीटना मत, मुझे मारना मत। आपको जो जानकारी चाहिए मैं दे दूंगा और मैं सब कुछ बता दूंगा। मैं बहुत जल्द बड़ा आदमी बनने वाला भी हूँ, मैं चुनाव भी लड़ने वाला हूँ, मैं जीतने वाला भी हूँ, मैं मंत्री भी बन जाऊँगा। लेकिन मेरे आप क्राइम के बारे में जो भी जानना मुझे बिना पीटे हुए आप पूछ लो, मैं सब सच बताऊँगा। पुलिस वाले को और क्या चाहिए, पहले लगा कि ये गुमराह कर रहा है, लेकिन फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, बताना शुरू कर। तो बात रामदत्त और उसकी बीवी के ऊपर गोली चलाने की, रामदत्त की पत्नी के मौत के कत्ल की और लूटपाट की थी। पुलिस को यही लगा कि इसके बारे में बताएगा, लेकिन उसने शुरुआत कर दी पिछले 5 साल पुरानी कहानी से, और उसने शहर का नाम बताना शुरू किया कि मध्य प्रदेश में इस शहर में उसने इस तारीख को इन लोगों को मारा, इन लोगों को लूटा। पुलिस की मतलब हैरान कि ये क्या बता रहा है। और इसके बाद उन्होंने शहरों के पुलिस से संपर्क किया गया, और वो सारी तारीख और नाम को जब बताया गया वो सारी चीज़ें सही पाई। तो बात रामदत्त और उसकी बीवी के ऊपर गोली चलाने की, रामदत्त की पत्नी के मौत के कत्ल की और लूटपाट की थी। पुलिस को यही लगा कि इसके बारे में बताएगा, लेकिन उसने शुरुआत कर दी पिछले 5 साल पुरानी कहानी से, और उसने शहर का नाम बताना शुरू किया कि मध्य प्रदेश में इस शहर में उसने इस तारीख को इन लोगों को मारा, इन लोगों को लूटा। पुलिस की मतलब हैरान कि ये क्या बता रहा है। और इसके बाद उन्होंने शहरों के पुलिस से संपर्क किया गया, और वो सारी तारीख और नाम को जब बताया गया वो सारी चीज़ें सही पाई गई। और इस तरीके से एक कत्ल के चक्कर में सतना पुलिस के हाथ एक एमपी का सबसे बड़ा सीरियल किलर लग गया, जिसने खुद अपनी कहानी सुनाई 22 कत्ल की। इसके बाद उन सारे केसेस को जोड़े गए, कुछ के सबूत मिले, कुछ के नहीं मिले। फिर बाद में मुकदमा चला। 5 कत्ल के मामले में अब तक उसको उम्र कैद की सज़ा हो चुकी है, बाकी का मुकदमा चल रहा है। बाद में उसे फिर ग्वालियर के सेंट्रल जेल में ले जाया गया, वहाँ रखा गया। जब उसको उम्र कैद की सज़ा 3 में हो चुकी थी, उसी वक्त ग्वालियर सेंट्रल जेल से 3 कैदियों के साथ मिलकर इसने एक रस्सी बनाई और उस रस्सी के ज़रिए दीवार फांदकर जेल की बाहर भागने की कोशिश की। रस्सी इसने दीवार पर डाल भी दी थी और बस ऊपर चढ़ने की बारी थी और निकलने की बारी थी, लेकिन ऐन वक्त पर एक जेल सिक्योरिटी स्टाफ की नज़र पड़ जाती है और इन तीनों को भागने से पहले ही पकड़ लिया जाता है।
उसके बाद से फिर इसको इस साथ सख्ती की गई, इसको अलग सेल में रखा गया और इसके ऊपर लगातार निगरानी की जा रही है। तो अभी भी सरमन शिवहरे ग्वालियर सेंट्रल जेल में बंद है। आज भी उसकी केस की फाइलें, जो नए पुलिस वाले जो ट्रेनिंग लेने के आते हैं, शुरुआत में पुलिस फाइन ज्वाइन करते हैं, उनको पढ़ने के लिए दिया जाता है और कहा जाता है कि इसके दिमाग को पढ़ो, इसके क्राइम के तरीक़ों को देखो, इसका मोबाइल यूज़ ना करना, गैंग ना बनाना, अकेले काम करना, इन चीज़ों में कैसे कैसे क्या दुश्वारी हो सकती है और एक शख्स जो अकेले काम करता है उसकी सोच क्या होती है। एक गैंग के साथ काम करने में बहुत सारे जो आपके राज हैं वो एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक शख्स जो खुद ही क्राइम कर रहा है, खुद ही अपना हमराज है, उसके मन में, उसके दिमाग में क्या चलता है उस क्राइम को छुपाने के लिए, और वो कैसे छुपाता है, वो कैसे करता है, कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करता है, ये सीखने की इसलिए ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे क्रिमिनल हैं जो सब कुछ अकेले ही करते हैं। वन मैन, एक तरह से वो आर्मी है। इसीलिए इसकी, और दूसरा कि जिस तरीके से ये सिर्फ मज़े के लिए खून कर रहा था, पैसा लूटना ही अगर मकसद था, तो बहुत सारे ऐसे केस थे जिसमें पैसा लूट कर बिना गोली मारे हुए धमका कर जा सकता था या पैर में भी गोली मार कर जा सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया, बल्कि एक पिस्टल के सिर्फ ट्राई लेने के लिए इसने एक औरत को गोली मार दी। तो ऐसे शख्स के दिमाग में क्या चलता है, उसका दिमाग किस तरह का है, उसकी क्राइम की सोच कैसी है, ये उसके केस की स्टडी करने के लिए पुलिस वालों को कहा जाता है। तो ये थी कहानी सरमन शिवहरे की, मध्य प्रदेश का जो है, और जिसको रमन राघव कहा जाता है वहाँ का सीरियल किलर, उसकी कहानी थी।